ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने इस सेशन को और इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। आप है ना मेरे को ज़्यादा नहीं 2 मिनट का समय दीजिए, ठीक है? मैं 2 मिनट में अभी क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है? एक छोटी सी इमरजेंसी है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तब तक आपके अगर कोई डाउट हो तो आप है ना लिख दीजिए, मैं जैसे ही अभी आता हूँ 2-3 मिनट के बाद, तो आपके डाउट है ना मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? बहुत इमरजेंसी है इसलिए मैं चाह रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो वंस अगेन है ना क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है जी? तो जैसा कि है ना मैं लास्ट क्लास में आप सभी लोगों को कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसी हार्डवेयर वाले टॉपिक को या चैप्टर को आगे बढ़ा लेते हैं। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा वेट कराना करना पड़ा आपको। चलिए, तो वंस अगेन है ना क्लास को शुरू कर लेते हैं।
ठीक है जी। तो जैसा कि है ना, लास्ट क्लास में हम कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, और हार्डवेयर में ना मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया। आउटपुट डिवाइसेस में मैंने आपको बोला कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रिंटर से ही पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रिंटर को है ना आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना प्रिंटर को डिस्कस कर लेंगे, वरना देखो प्रिंटर है ना बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसमें पॉइंट पे पॉइंट निकालते चले जाएं तो मैं समझता हूँ कि 4-5 क्लासेस है ना इसी पे भी निकल सकती हैं। 4-5 घंटे की क्लास आप ले सकते हो प्रिंटर के ऊपर ही। तो सही तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बताया था, एक बार दोहरा देता हूँ कि आप है ना थ्योरेटिकल जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ उतने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद जितने भी एमसीक्यूज आप पढ़े हैं प्रिंटर के रिगार्डिंग, आप उन चीज़ों को पढ़ते जाइए और याद करते जाइए, ठीक है। तो आपको पता ही है क्लास में जितनी मैं थ्योरी करा दूं उतनी सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा थ्योरी पढ़नी नहीं है आपको। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए मेरे भाई, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से है। उस पर 2 चीज़ें डेली बेसिस पे देखनी है। एक कम्युनिटी वाला सेक्शन जिसमें क्वेश्चन आंसर करिए, आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता है, और एक प्लेलिस्ट को देखते रहिए जिसका नाम है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। उसमें जितनी क्लासेस हैं सारी देखो भाई, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरीके की पीडीएफ चाहिए, चाहे एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, टॉपिक, चैप्टर, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, ठीक है। और अगर कोई मेरे ऑफिशियल चैनल से जुड़ नहीं पा रहा है तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों यानी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। आज की डेट डाल देता है बेटा 13 सितंबर, यानी 13 सितंबर 2024, ये आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य चैप्टर का नाम है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए आप कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है ना, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन है ना प्रिंटर के रिगार्डिंग वहां पर जरूर मिल जाएगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में बेसिकली हम बात कर रहे हैं अभी आउटपुट डिवाइस वाली कैटेगरी की, और आउटपुट डिवाइसेस यानी कि जिसे हिंदी में निर्गत युक्तियां कहा जाता है, निर्गत युक्तियां इसको, ठीक है। इसके अंदर है ना बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रिंटर की, ठीक है। प्रिंटर के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है ये आप सभी लोगों को पता है, उसे प्रिंट आउट कह देते हैं। प्रिंटर के द्वारा हमें क्या मिलता है, प्रिंट आउट, या फिर उसे दूसरे शब्दों में हार्ड कॉपी के नाम से बोल देते हैं। तो यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई थी, है ना। अब देखिए मैंने आप सभी लोगों को ये बताया था कि प्रिंटर और कंप्यूटर को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद आप है ना प्रिंट कमांड दे रहे हो, प्रिंटर के अंदर जा रही है, वहां पर वो सेव हो जाती है और तब तक सेव रहती है जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस या इस पूरी प्रक्रिया को भी एक नाम दिया जाता है। क्या नाम था उसका बताइए, लास्ट क्लास में ही लिखवाया था मैंने। धीरज, देवकी, सागर, नवीन, अभिषेक, पूजा, सभी लोग बताइए बेटा। बताओ, लास्ट क्लास में ही लिखवाया था आपको क्या नाम था उस प्रोसेस का, उस प्रक्रिया का? जी बिल्कुल, शिवानी का सबसे पहले सही आंसर आया है, दैट इज प्रिंट स्पूलिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिंट स्पूलिंग ये सही आंसर है, स्पूलिंग प्रक्रिया होती है। एक पॉइंट है ना आप यहां और नोट कीजिए, देखो ये जो स्पूलिंग शब्द था ना वो बेसिकली एक शब्द से बनाया गया है और वो है स्पूल, और इस स्पूल शब्द की भी अपनी एक फुल फॉर्म होती है, दैट इज साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस पेरीफेरल, पेरीफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन, ऑपरेशन ऑन लाइन। अब ये ध्यान रखना है हमें कि ऑनलाइन शब्द को है ना आपस में मर्ज नहीं करना, क्योंकि अगर हम आपस में मर्ज कर देंगे तो इंटरनेट वाली बात आ जाएगी, और यहाँ पर इंटरनेट की कोई बात नहीं चल रही, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल से प्रिंटर की, ठीक है। तो प्रिंटर के केस में इंटरनेट का होना जरूरी नहीं है। तो सिंपल सा मीन है ऑनलाइन का मतलब क्या है, यानी कि समझाता हूँ इसको। साइमल्टेनियस शब्द का मतलब होता है एक साथ, हिंदी में बोलते हैं एक साथ, हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर क्योंकि फुल फॉर्म की कभी हिंदी नहीं लिखी जाती। साइमल्टेनियस का मतलब समझने के लिए आप समझ लो कि इसे एक साथ बोलते हैं,
पेरीफेरल ऑपरेशन, पेरीफेरल ऑपरेशन मतलब होता है कि आप प्रिंटर जो कि एक पेरीफेरल डिवाइस है इसको ऑपरेशन दे रहे हो। कैसे? लाइन में, इसलिए नाम दे दिया साइमल्टेनियस पेरीफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। पहले तो आप ये देख लो कि ये पेरीफेरल शब्द का मतलब क्या है। आई होप सो कि मैंने है ना ये शब्द आपको पहले भी बताया होगा। पेरीफेरल याद है? पेरीफेरल, इसका सिंपल सा मतलब होता है, जब आपसे ये कहा जाए कि पेरीफेरल का मतलब क्या है या पेरीफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे कंप्यूटर के साथ बाहर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं, बाहर से जितने भी डिवाइसेस लगाई जाती हैं, वो सारी पेरीफेरल डिवाइस होंगी। जैसे कीबोर्ड माउस बाहर से कनेक्ट करते हैं, पेरीफेरल डिवाइस, जबकि कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, ये भी कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट किए जाते हैं, ये होते तो वैसे आउटपुट डिवाइस हैं बट इन्हें पेरीफेरल डिवाइस ही बोलेंगे। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें भी कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट किया जाता है, होते ये स्टोरेज डिवाइस हैं बट इनको भी पेरीफेरल डिवाइस कहा जाएगा। बट स्टोरेज डिवाइस के केस में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर भी हैं, जैसे रैम, रोम, वो कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती हैं। तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस को छोड़कर, जैसे रैम, रोम जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हैं, ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। इनको छोड़कर स्टोरेज डिवाइस में जो बाहर से लगाई जाएंगी वो भी पेरीफेरल डिवाइस कहलाएंगी। यानी मोटा मोटा समझ में आ गया कि कंप्यूटर के साथ हम बाहर से इनपुट डिवाइस, बाहर से आउटपुट डिवाइस और बाहर से स्टोरेज डिवाइसेस जो लगा रहे हैं, इन सभी को पेरीफेरल डिवाइस के नाम से बोला जाता है। तो प्रिंटर को बाहर से कनेक्ट करते हैं, जी हाँ, तो प्रिंटर कौन सी डिवाइस होगी? पेरीफेरल डिवाइस। और पेरीफेरल डिवाइस को जो ऑपरेशन दिए जाएंगे उसको बोल देते हैं पेरीफेरल ऑपरेशन, जो बाहर से आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर के अंदर है ना एक इंटरनल मेमोरी होती है। जैसे ये मान लीजिए कि ये प्रिंटर की इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। तो इस इंटरनल मेमोरी में जितने भी कमांड्स आप भेज रहे होते हैं वो सब लाइन में जाके लग रही होती हैं, इस तरीके से। समझ में आ गई बात? और इस इंटरनल मेमोरी का नाम क्या था? स्पूलर डायरेक्टरी। तो वहां जाके ये सारी कमांड लाइन में लग जाती हैं और ये यहां तब तक रहती हैं जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा। जैसे पहली वाली कमांड को, मतलब पहली वाली कमांड के सारे प्रिंट निकल गए तो ये यहां से गायब हो जाएगी, दूसरी वाली कमांड के सारे प्रिंट निकल जाएंगे तो दूसरी कमांड गायब हो जाएगी। और इस तरीके से एक एक कमांड प्रिंटर की इंटरनल मेमोरी से हटती जाती है, जिसके प्रिंट निकलते जाएंगे, जिसके प्रिंट कंप्लीट होते जाएंगे। अब समझ में आ गई बात? तो बेसिकली यहाँ पर जो फुल फॉर्म बनाई गई है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, तो वो लाइन का मतलब ये है कि लाइन में लगे हुए हैं सारे ऑपरेशन। ठीक है, तो ये था इसका मीनिंग, नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट देखिए, प्रिंटर के केस में ना अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना, जोड़ना। तो मुझे ये बताइए कि प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ वायर के थ्रू यानी तार के थ्रू जोड़ सकते हैं? हाँ जी, जोड़ सकते हैं। और वायरलेस भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि बिना तार के। दोनों तरीके के ही मार्केट में प्रिंटर मौजूद होते हैं, वायर वाले भी और वायरलेस वाले भी। देखो, वायर के केस में याद रखना बेटा कि शुरुआती दौर में जो प्रिंटर आया करते थे उनके साथ है ना एक पैरेलल केबल का इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर प्रिंटर को जोड़ने के लिए। मतलब एक केबल, एक विशेष प्रकार की तार बनाई गई थी जिसको प्रिंटर में भी लगाते थे और कंप्यूटर की साइड भी लगाते थे, तो उसको पैरेलल केबल के नाम से बोलते थे। और उसमें टोटल मिला के ना 25 पिन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। जैसे कंप्यूटर से कमांड आपको प्रिंटर को भेजनी है तो 25 पिन के थ्रू वो सिग्नल जाता था। ये चीज आपको याद है, मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर सबसे पहला वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, वहां पर भी बताई थी पोर्ट एंड कनेक्टर जो बताए थे मैंने आपको, तो वहां पर भी पिन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया होगा, है ना। पर धीरे धीरे करके ना पूरी दुनिया एक ही कॉन्सेप्ट पर आ गई, यानी कि जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं वो सब एक ही कॉन्सेप्ट पर आ गई, जिसका नाम है यूएसबी, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। और यूनिवर्सल सीरियल बस में टोटल 4 पिन का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो फाइनली है ना यूएसबी। देखिए प्रदीप, धीरज, आप सभी लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़ लिए हैं, बट आपको मेरी आदत पता ही है, मैं क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों के कमेंट्स को, ठीक है। अभी केवल जो मुद्दे की बात चल रही है उसे पढ़िए, समझिए। तो देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि यूएसबी
का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है, मैं ऑलरेडी लिखवा भी चुका हूँ। और इसमें टोटल 4 पिन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया जाता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है। अगर आप है ना एक ऐसे प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वायरलेस डाटा ट्रांसफर या वायरलेस डेटा को रिसीव कर रहा है, मतलब आप कंप्यूटर से है ना कोई डाटा प्रिंटर को भेज रहे हैं वायरलेस बिना तार के, तो वहां बेसिकली इस्तेमाल में लाई जाती हैं वेव्स, जिनको हिंदी में तरंगें कहा जाता है, और वो विशेष प्रकार की तरंगें हैं जिन्हें रेडियो वेव्स कहा जाता है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, रेडियो वेव में भी अगर कम दूरी की बात चल रही है, यानी कि कम दूरी से ही डेटा रिसीव हो रहा है, तो उनको शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स कहा जाता है। शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स हिंदी में कहा जाएगा कम दूरी की रेडियो तरंगें, कम दूरी की रेडियो तरंगें, ठीक है जी। मैं आपको एक बात नॉलेज के लिए बता दूं, बाकी इसके ऊपर है ना और ज्यादा डिटेल में है ना हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट वाली क्लास में। अगर कभी है ना वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन की बात हो रही है, यानी कि बिना तार के डाटा स्थानांतरण की बात हो रही है, तो 3 तरीके की वेव या तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को भेजने के लिए। पहली होती है रेडियो वेव, दूसरी माइक्रोवेव और तीसरी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड सबसे कम दूरी के लिए और रेडियो वेव सबसे बड़ी लंबी दूरी के लिए। बट रेडियो वेव में भी 2 तरीके हैं, एक तो शॉर्ट रेंज रेडियो वेव और एक लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स। जैसे हम अपने कार के म्यूजिक सिस्टम में जब रेडियो एफएम वगैरह सुन रहे होते हैं तो वो लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स होती हैं। और ये जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस आती हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये जो वायरलेस होते हैं बिना तार के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इसमें शॉर्ट रेंज रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको डिटेल में समझेंगे इंटरनेट वाली क्लास में। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि कनेक्शन अगर करना है आपको प्रिंटर कंप्यूटर के बीच में तो इन तरीके से किया जा सकता है, नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट देखिए, अगर आप है ना प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आपको है ना एक स्पेशल पर्पस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। स्पेशल पर्पस प्रोग्राम, मोटा मोटा आप ऐसे कह सकते हैं विशेष प्रोग्राम, है ना, एक विशेष उद्देश्य वाला प्रोग्राम। ये क्या चीज होती है भाई, देखो इस प्रोग्राम को है ना बेसिकली नाम दिया जाता है दैट इज डिवाइस ड्राइवर। केवल यही नाम है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, ठीक है, केवल नाम दिया जाता है डिवाइस ड्राइवर। क्योंकि डिवाइस ड्राइवर ये जो शब्द है ना ये और किसी के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे अगर आप कभी कोई कैमरे को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में भी कैमरे का डिवाइस ड्राइवर आपको कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। जैसे वो पहले नहीं चलता था यूएसबी मॉडेम, पेन ड्राइव जैसा एक डोंगल या मॉडेम आता था जिसको लगाने के बाद इंटरनेट चल जाता था कंप्यूटर में, तो वो यूएसबी मॉडेम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी एक डिवाइस ड्राइवर आपको कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, तभी वो कनेक्ट होके चल पाएगा। तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली एक कॉमन शब्द होता है, इसलिए मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर का, केवल डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। बट ये डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, ये स्पेशल पर्पस प्रोग्राम का मतलब क्या है, देखो इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि जब हमारे कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो हमारे कंप्यूटर को ना प्रिंटर की कोई जानकारी नहीं होती पहले से। ये जानकारी है ना प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर बताता है कंप्यूटर को कि मैं प्रिंटर हूं, मुझसे प्रिंट निकाला जाता है, समझे या नहीं। तो बेसिकली होता क्या है कि पहले क्या होता था कि प्रिंटर जब खरीद के लेके आते थे तो उसके साथ एक सीडी आती थी, उस सीडी में प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर हुआ करता था। तो जब आप प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे तो सीडी को पहले लगाते थे कंप्यूटर में और डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल कर देते थे कंप्यूटर में, फिर जाके प्रिंटर और कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे और तब कंप्यूटर को पता चलेगा कि प्रिंटर क्या चीज है, किस काम के लिए जोड़ा है आपने, फिर प्रिंट आउट निकाल लेते थे। अब आज के समय पर अगर आप कोई मार्केट से प्रिंटर खरीद के लेके आते हैं तो उसमें सीडी नहीं आती है। अब क्या होता है, फिर वो डिवाइस ड्राइवर कहाँ चला गया। अब प्रिंटर की जो इंटरनल मेमोरी है ये रही, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, प्रिंटर की इंटरनल मेमोरी में ही प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर डाल के दे देते हैं। यानी कि पहली बार जब आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट करोगे ना तो उसी समय प्रिंटर से डाटा यानी कि डिवाइस ड्राइवर वाला डाटा कंप्यूटर में आना शुरू हो जाता है और पहले डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, तब जाके प्रिंटर कंप्यूटर के साथ मिलकर काम करना शुरू करेगा। यानी मोटा मोटी बात यही समझ लो कि चाहे तो अलग से कोई सीडी में प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर रख के दे दो, चाहे प्रिंटर की इंटरनल मेमोरी में रख के दे दो, डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी।
क्योंकि डिवाइस ड्राइवर ही वो प्रोग्राम है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंटर कंप्यूटर के साथ जुड़कर कैसे काम करेगा। ठीक है जी। तो अगर डिवाइस ड्राइवर आप इंस्टॉल नहीं करते और कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर लो, यानी तार जोड़ लो या जैसे भी है, तो भी आप कमांड दोगे तो प्रिंटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरी बात, कंप्यूटर से कमांड जाएगी भी नहीं, वो डिनाई हो जाएगी बार बार। ठीक है। तो ये होना जरूरी है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो डिवाइस ड्राइवर जैसे प्रोग्राम होते हैं ना, इनको एक नाम से भी बोला जाता है, डिवाइस ड्राइवर। ये नोट कर लेना, ऐसे प्रोग्राम्स को या डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम पूरा शब्द लिख लो, इनको बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम के नाम से भी बोलते हैं, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है बेटा? देखो, यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब होता है, या केवल यूटिलिटी शब्द का मतलब समझ लो, इसका मीनिंग होता है हेल्प करने वाला या चीजों को आसान करने वाला, ऐसे समझ लीजिए। यूटिलिटी शब्द का मतलब ही होता है टू मेक इजी, यानी किसी काम को आसान करने वाला। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके पास है ना कोई स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस जिसे हिंदी में कहते हैं, पेच वगैरह खोलने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अगर वो किसी बॉक्स में रखा हुआ आया है या उसके ऊपर कोई रैपिंग वगैरह हुई आई हुई है, तो आप नोटिस करना कि उस पर कहीं ना कहीं यूटिलिटी शब्द जरूर लिखा होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि आप पेज वगैरह को खोलना चाहते हैं तो खोल तो किसी भी चीज से सकते हैं। मान लो कोई नुकीली चीज को लेकर है ना पेज खोलने की कोशिश करें, उससे भी खुल जाएगा। बट या कोई और तरीका भी अपना सकते हैं, बट पेचकस इज द बेस्ट यूटिलिटी, मतलब वो बनाया है इसी काम के लिए ताकि आपका वो पेज खोलने का काम आसान हो जाए, है ना। तो यूटिलिटी शब्द का ही मतलब होता है टू मेक इजी, यानी काम को आसान बनाना। तो डिवाइस ड्राइवर हमारे किसी काम को आसान बना रहा है क्या? हाँ। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने का काम नहीं कर रहा, मतलब प्रिंटर को कंप्यूटर को है ना प्रिंटर की पूरी जानकारी देने का काम कर रहा है, काम आसान कर रहा है। वरना तो प्रिंटर की तार वगैरह कंप्यूटर में जोड़ के बैठे रहो, काम ही नहीं करेगा प्रिंटर। तो इसलिए है ना, जो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में हेल्प कर रहे हो, काम को आसान कर रहे हो, ऐसे प्रोग्रामों को यूटिलिटी प्रोग्राम के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बच्चा? नोट कर लीजिए इसको। ये ध्यान रखना कि जितनी बातें मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिखकर बता रहा हूँ, ये सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी पेपर में पूछी गई बातें हैं। सब पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये फुल फॉर्म आ चुकी है, ये पूछ लेते हैं, कनेक्शन पूछ लेते हैं। ठीक है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे रहा था, वहां पर कंप्यूटर हार्डवेयर की कंप्लीट क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भी आप रिवीजन कर सकते हैं। देखो, अब अगला पॉइंट आता है प्रिंटर के केस में, दैट इज, लिखिए लैंग्वेज, यानी कि भाषा। कुछ समय पहले ना एक पेपर हुआ जहां पर लैंग्वेज के बारे में ना क्वेश्चन पूछ लिया गया, और उन मतलब क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि इनमें से प्रिंटर की कौन सी भाषा होती है। मतलब प्रिंटर की भी कोई अपनी लैंग्वेज होती है क्या? जी हाँ। कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, और बात करने के लिए होनी चाहिए एक भाषा, यानी कि लैंग्वेज। तो बेसिकली एक लैंग्वेज बनाई गई है जिसको हम पीडीएल के नाम से बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ठीक है बेटा। तो पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज नाम की एक भाषा बनाई गई है, और इसी भाषा के थ्रू कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों आपस में बात करते हैं। समझ में आ गई बात? इसके अलावा आप एक नाम और भी लिख लीजिए जो कि पीडीएल को ही बोल दिया जाता है, दैट इज पीसीएल। पीसीएल के नाम से भी बोल देते हैं कई बार इसको, दैट इज प्रिंटर कमांड लैंग्वेज। प्रिंटर कमांड लैंग्वेज, दोनों का मीनिंग सेम ही है, मतलब एक बहुत बारीक सा अंतर होता है ना, वरना बहुत एक बेसिक सा अंतर होता है डिफरेंस इसमें, बट वरना लगभग लगभग सेम ही काम होता है पीसीएल और पीडीएल का। ठीक है। मतलब वो बेसिक सा जो डिफरेंस है वो ऐसे समझ लो, जैसे है ना, मान लो अगर आपको कोई प्रिंटिंग मशीन है, कोई प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं होती जहाँ किताबें वगैरह छप रही हैं, तो वो भी तो एक तरीके की प्रिंटर ही होते हैं जो कागज पे प्रिंट करके देंगे। तो वहां पर हैवी वर्क हो गया। और जो नॉर्मल हमारे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्ट होते हैं, उसमें क्या है ना, आप 2 4 5 निकालोगे, 10 20 प्रिंट आउट निकालोगे,
तो एक ये कम लोड वाला काम हो गया। तो उस केस में ना पीडीएल और पीसीएल में थोड़ा सा अंतर आ जाता है बाद में जाके, वरना कॉमन लैंग्वेज यही है। यानी पीडीएल कह दो या पीसीएल कह दो, ये दोनों ही कंप्यूटर की प्रिंटर के साथ बात करने वाली भाषाएं होती हैं। यानी कि कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों आपस में कम्युनिकेट इन्हीं भाषाओं के थ्रू करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखिए। इसके बाद है ना अगला एक और पॉइंट आता है प्रिंटर के केस में, और वो है दैट इज प्रिंटिंग मेथड। नेक्स्ट पॉइंट डालिए बेटा, प्रिंटिंग मेथड। ये क्या चीज है? देखो, जब आप है ना प्रिंट निकालते हैं ना, तब उस समय प्रिंटिंग मेथड है ना एक बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है, और एक प्रिंटिंग मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक नाम आता है यहाँ पर दैट इज कोलैटेड, और इसके आगे लिख लेना बेटा, ये कोलैटेड नाम का जो प्रिंटिंग मेथड है ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है हमारे प्रिंटर के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट शब्द का मतलब होता है स्वतः ही, यानी कि कोई भी चीज जो अपने आप से पहले से ही सेट है उसी को बाय डिफॉल्ट कहा जाता है। बट इस कोलैटेड मेथड का मीनिंग क्या है? देखो, अगर आप है ना कोई प्रिंट निकाल रहे हैं और प्रिंट आपके कुछ इस तरीके से निकले 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस मेथड में अगर निकल रहे हैं तो इसी को कोलैटेड फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग मेथड कहा जाता है। बट अभी भी हमें यह नहीं समझ में आया कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का मतलब क्या है। चलिए समझते हैं इस बात को। सपोज दैट कि आप है ना कोई फाइल का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? कोई भी फाइल हो सकती है, एमएस वर्ड की फाइल हो सकती है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, जिसका आपको प्रिंट आउट चाहिए। अब सपोज दैट कि उस पीडीएफ फाइल में या कोई भी फाइल में 3 पेजेस हैं टोटल, जिसका आपको प्रिंट निकालना है। ठीक है, तो प्रिंटर के केस में ना एक शब्द और भी इस्तेमाल होता है दैट इज कॉपी, ये भी ध्यान रखना। तो अगर मैं ये बोलूं कि किसी फाइल की मेरे को एक कॉपी चाहिए, केवल एक कॉपी, और उस फाइल के अंदर टोटल 3 पेज थे, तो प्रिंटर पता है कोलैटेड मेथड में कैसे प्रिंट करता है? उस एक ही फाइल के पेज ऐसे निकलेंगे, पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, ऐसे बाहर निकल आएगा। भाई फाइल के अंदर टोटल कितने पेज थे? 3 ही तो पेज थे। मान लो कोई पीडीएफ फाइल है जिसमें टोटल 3 पेज है, तो जैसे ही आप है ना प्रिंट कमांड देंगे तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज ऐसे निकल के आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा एक कॉपी। अगर आपने ये कहा कि प्रिंटर के द्वारा हमें एक फाइल की 2 कॉपी चाहिए, एक ही फाइल की 2 कॉपी चाहिए, तब उस केस में क्या होगा? पहली कॉपी निकलेगी, मतलब पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ये एक कॉपी हो गई। फिर अचानक ही दोबारा से प्रिंटर शुरू हो जाएगा और फिर पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज निकाल के दे देगा, तो ये 2 कॉपी हो गई। सपोज दैट कि आप है ना एक ही फाइल के 3 पेज निकालना चाहते हैं, मतलब 3 कॉपी निकालना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, आप एक ही फाइल की 3 कॉपी निकालना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा? पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज निकलेगा। फाइल में टोटल 3 ही तो पेज है, तो ये एक कॉपी हो गई। फिर पहला, दूसरा, तीसरा पेज निकल आएगा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा पेज निकल आएगा। इस तरीके से आपकी जो फाइल है जिसमें टोटल 3 पेज हैं उसकी 3 कॉपियां आपके सामने निकल के आ जाएंगी। तो इनके कॉम्बिनेशन को एक कॉपी कहा जाता है, या ऐसे बोल दिए जितने पेज आपको निकालने एक बार में उसको एक कॉपी कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है। अब दूसरा आता है बेटा अनकोलैटेड, यानी कि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, अनकोलैटेड मेथड में भी है ना प्रिंट निकालते हैं। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये अनकोलैटेड मेथड ऑफ प्रिंटिंग कहलाती है। इसका मीनिंग क्या है? अगर सपोज दैट कि आपको किसी फाइल की या कोई पीडीएफ फाइल है उसमें टोटल 3 पेज हैं, उसकी 3 कॉपी निकालनी है। कितनी कॉपी? 3 कॉपी निकालनी है। तो कंप्यूटर क्या कर, मतलब प्रिंटर क्या करेगा? उस पीडीएफ फाइल के पहले पेज को 3 बार निकाल देगा, क्योंकि 3 कॉपी चाहिए आपको। फिर प्रिंटर दोबारा से क्या करेगा? दूसरे नंबर के पेज को 3 बार निकाल देगा। फिर प्रिंटर थर्ड टाइम में क्या करेगा? तीसरे पेज को 3 बार निकाल देगा। और इस तरीके से अगर प्रिंटर प्रिंट कर रहा है तो उसको अनकोलैटेड मेथड ऑफ प्रिंटिंग के नाम से बोला जाता है। बताओ बेटा, बात समझ में आई या नहीं? पहले तो ये सीक्वेंसिंग याद रखना, कोलैटेड में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, यानी कि पेज ऐसे निकलेंगे, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। और अनकोलैटेड में याद कर लो कि अगर पहला पेज है वही कई बार निकल रहा है, यानी 3 बार है तो 3 बार निकल रहा है, 4 बार है तो 4 बार निकलेगा। यानी जितने नंबर ऑफ कॉपी आप लिखेंगे उतनी बार पहला पेज निकल आएगा, फिर दूसरी बार में दूसरा पेज निकलेगा, फिर तीसरी बार में तीसरा पेज निकलेगा। तो इस तरीके से ये प्रिंटिंग पॉसिबल होती है। अब एक बात ये आती है कि सर हमारे जो प्रिंटर्स वगैरह होते हैं नॉर्मल, उनमें तो कोलैटेड मेथड में ही प्रिंट निकल के आता है,
हम मार्केट में भी है ना प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं कई बार दुकानों से, तो वहां पर भी इसी तरीके से प्रिंट निकलता है। ये कहाँ यूज होता है? ये बेसिकली यूज होता है प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह में, जहां पर किताबें वगैरह छप रही हैं, है ना, उन जगह पर कोई प्रिंटिंग मशीन है जिसके द्वारा किताब वगैरह छापी जा रही है, और मान लो किसी किताब में मान लो 100 पेज हैं, ठीक है, और उस किताब की 1000 कॉपियां छापनी है, यानी 1000 किताबें बननी है। तो जो प्रिंटिंग मशीन है ना वो ऐसी प्रिंट करती है। फिर कैसे? पहले वाले पेज को ही 1000 बार छाप लिया जाता है, फिर दूसरे वाले पेज को 1000 बार छापेंगे, फिर तीसरे वाले पेज को छापेंगे, और इस तरीके से अनकोलेटेड मेथड में वो प्रिंटिंग वहां पर चल रही होती है। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? आई होप सो कि ये बात है ना आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद है ना नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखो, अगला पॉइंट लिख लीजिए, स्पीड्स या स्पीड ऑफ प्रिंटर्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में ढेर सारे प्रिंटर्स के नाम बताए थे, है ना, जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पेन बेस्ड प्लॉटर, 3D प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, यूवी प्रिंटर, ऐसे बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं। तो इन सभी की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है, मापी जाती है? वैसे देखो, मैं आपको बता दूं कि सभी प्रिंटर की स्पीड नहीं होती है। जैसे एक प्रिंटर है प्लॉटर, उसकी कोई स्पीड नहीं होती है, बट कुछ पर्टिकुलर प्रिंटर्स हैं उनकी स्पीड होती है, और अगर होती है तो उनको मेजर किया जाता है 3 यूनिट में, केवल 3 ही यूनिट होती हैं बस। ये आप यहां पर नोट कर लीजिए। कई बार तो है ना ये प्रिंटर की जो स्पीड यूनिट है इनकी फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है, या कई बार तो मैंने ये भी क्वेश्चन देखा है कि इनमें से प्रिंटर की कौन सी स्पीड यूनिट नहीं है। ये आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको प्रिंटर की स्पीड यूनिट पता हो। देखो, यहां पर सीपीएस का मतलब होता है बेटा कैरेक्टर पर सेकंड, यानी कोई तो ऐसा प्रिंटर होगा जिसकी स्पीड को कैरेक्टर पर सेकंड में काउंट किया जाता होगा, यानी 1 सेकंड में उसने कितने कैरेक्टर को प्रिंट किया है। एक प्रिंटर ऐसा भी होगा जिसकी प्रिंटिंग स्पीड को लाइन पर मिनट के हिसाब से काउंट किया जाता होगा, मतलब कि वो 1 मिनट में कितनी लाइनों को प्रिंट कर रहा है। और एक प्रिंटर ऐसा होगा जिसकी स्पीड यूनिट को पेज पर मिनट के हिसाब से काउंट किया जाता होगा, यानी कि 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो टोटल मिला के 3 ही स्पीड यूनिट होती है प्रिंटर की। आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो है रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको मॉनिटर पढ़ाया था, और मॉनिटर के केस में बताया था कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन काउंट करते हैं पिक्सल्स में, या किसी इमेज का, वीडियो का, मॉनिटर का, इन सब का रेजोल्यूशन अगर कहा जाए, रेजोल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है क्वालिटी, गुणवत्ता, कि आपको ना चीजें कैसे दिखाई दे रही हैं। तो किसी इमेज का रेजोल्यूशन काउंट करते हैं पिक्सल में, और जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी क्वालिटी ज्यादा होगी, जितने कम पिक्सल की इमेज होगी उतनी क्वालिटी कम होती है। सही है ना? इसीलिए आपने सुना होगा कि जब है ना हम किसी कैमरे को लेते हैं तो उसमें ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा लेने की कोशिश करते हैं। फ़ोन वगैरह भी जो आजकल आ रहे हैं और महंगे फ़ोन हैं, तो उसमें भी है ना ज़्यादा मेगापिक्सल होता है, जैसे कि 12 मेगापिक्सल हो सकता है ना, 20 मेगापिक्सल हो सकता है, और मेगापिक्सल और बढ़ाते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे मेगापिक्सल शब्द है ना बड़ा हुआ हमें दिखाई देता है, वो नंबर बड़ा दिखाई देता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो कैमरा अच्छा होगा। अगर कम नंबर होगा तो समझ जाते हैं कि वो फोटो कम क्वालिटी की खींचेगा, है ना। तो बेसिकली किसी भी इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो किस में काउंट किया जाता है? पिक्सल्स में। बट अगर हम बात करें प्रिंटर के रेजोल्यूशन की तो बेटा ये काउंट करते हैं डीपीआई में। नोट कर लीजिए, डॉट्स पर इंच। देखो, एक बात मैं आप सभी लोगों को यहां बता दूं कि जितने भी प्रकार के प्रिंटर होते हैं वो सभी है ना जब प्रिंट निकाल रहे होते हैं या प्रिंट कर रहे होते हैं तो सारा प्रिंट डॉटेड 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 फॉर्म में ही हो रहा होता है। अब बस अंतर इतना होता है कि डॉट या तो आपको दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। मतलब अगर मान लीजिए किसी प्रिंटर के द्वारा अल्फाबेट ए को टाइप किया गया है डॉटेड फॉर्म में, तो यहां पर आपको डॉट दिख रही है, हाँ। बट अगर एक प्रिंटर के द्वारा है ना अल्फाबेट ए को प्रिंट किया गया डॉटेड फॉर्म में, बट डॉट इतनी इतनी पास है, यहां पर डॉट इतनी पास है कि आपको डॉट जैसा दिख ही नहीं रहा।
ये डॉट इतनी छोटी छोटी हैं कि आपको वो डॉट दिखाई नहीं देगी। तो यही बस अंतर है कि आपको या तो डॉटेड फॉर्म में दिख सकता है किसी प्रिंटर की प्रिंटिंग में, या फिर डॉट दिखाई नहीं देगी, बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट डॉट का ही होगा। तो इसलिए जितने भी प्रिंटर्स हैं उनकी जो रेजोल्यूशन की बात की जाए, उनकी क्वालिटीज की बात की जाती है, तो उसको डॉट्स पर इंच में काउंट किया जाता है। अगला पॉइंट, अगला जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो है शॉर्टकट की कमांड। लिख लीजिए शॉर्टकट कीज। देखो, अगर आप है ना कंप्यूटर से कमांड देना चाहते हैं प्रिंटर को ताकि प्रिंटर प्रिंट निकाल दे, तो इसके लिए आप है ना एक शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज Ctrl+P। इससे है ना प्रिंट कमांड चली जाती है, ठीक है। बट अगर मान लो ये शॉर्टकट की ऑप्शन में नहीं दे रखी हो, तो एक दूसरी शॉर्टकट की भी हो सकती है, दैट इज Ctrl+Shift+F12। यानी आप कीबोर्ड से है ना कंट्रोल दबाइए, फिर शिफ्ट दबा दीजिए, फिर उसके बाद फंक्शन की F12 दबा दीजिए, तो इससे भी प्रिंट कमांड चली जाती है, ठीक है भाई। यहां पर आप है ना ये लिख लेना कि ये शॉर्टकट की जो मैंने लिखवाई है ये प्रिंट कमांड की है, ऐसा लिख लो, प्रिंट करने की, ठीक है। हेडिंग में आप लिख लेना शॉर्टकट कीज। अब देखो एक पॉइंट और भी होता है शॉर्टकट की के केस में, जिसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। देखिए, अगर आप है ना कंप्यूटर से प्रिंटर को कमांड दे रहे हैं प्रिंट की, ठीक है, प्रिंटर उसे एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनली प्रिंट आउट निकाल देगा। जब प्रिंट आउट निकल के आए तब आप नोटिस करेंगे कि यार प्रिंट तो सही निकल के नहीं आया, खराब हो गया यार, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं निकल के आया। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब यहाँ हमें ना फेस करना पड़ता है कि एक तो टाइम खराब हुआ हमारा, दूसरा पेपर और इंक भी खराब हो गई। मतलब अगर प्रिंटर के द्वारा गलत प्रिंट निकल आए तो इंक और पेपर तो खराब हो ही रहा है, टाइम भी तो खराब हो रहा है। तो इससे बेहतर है ना एक ऑप्शन आपको दिया गया जिसे प्रिंट प्रीव्यू के नाम से बोला जाता है। इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि अगर कागज पर प्रिंट निकालने से पहले ही आप मॉनिटर की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं कि प्रिंट कैसा निकलेगा, अगर आप कागज पर प्रिंट निकालने से पहले मॉनिटर की स्क्रीन पर ही देखना चाहते हैं कि प्रिंट कैसा निकलेगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए फाइनल प्रिंट में, तो आप उसे प्रिंट प्रीव्यू करके देख लीजिए, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+ फंक्शन की F2 होती है। आपको क्या करना पड़ेगा, CTRL के साथ F2 दबा देना है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही आपका पूरा फॉर्मेट दिखा दिया जाएगा, ठीक है, कि प्रिंट कैसा निकलेगा। और अगर आप कंफर्म हो जाए तो प्रिंट कमांड दे दीजिए। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए इसको। तो ये है ना शॉर्टकट के इस्तेमाल में लाई जाती है प्रिंटर के केस में, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स है वो भी लिख लीजिए जो अक्सर है ना प्रिंटर के रिगार्डिंग पूछ लिए जाते हैं, जैसे पेपर के रिगार्डिंग भी पूछ लिया जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि अगर आप किसी प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकाल के लाए हो तो जो पेपर आपको मिला है उसका साइज का नाम क्या होता है। वो पेपर का जो साइज है उसका भी अपना एक नाम होता है, क्या नाम होता है पता है किसी को? तो लिख लीजिए पेपर, या पेज लिख लीजिए, पेज साइज। चलिए आप भी लिखिए, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली है ना जो हम प्रिंट आउट लेके आते हैं तो उस पेपर के या पेज के साइज का नाम होता है A4, है ना। और ये A4 है ना बाय डिफॉल्ट होता है, यानी स्वतः ही प्रिंटर के अंदर सेट रहता है पहले से ही। इसका अपना है ना एक डायमेंशन भी होता है, ये लिखना चाहें तो लिख लीजिए, दैट इज लिख लीजिए 8.27 इंच मल्टीप्लाई बाय 11.69 इंच का, ठीक है, 8.27 इंच मल्टीप्लाई बाय 11.69 इंचेस का। ये बेसिकली A4 साइज की डायमेंशन को बोलते हैं इसको, है ना। और इसके आगे लिख लेना ये बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज सेट रहता है हमारे प्रिंटर के अंदर, ठीक है, स्वतः ही, ठीक है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम है ना मतलब जो पेज का साइज है उसे चेंज कर लें, कुछ और भी पेज साइज कर लें? कर सकते हैं, बट उस साइज का पेपर भी तो होना चाहिए आपके पास। जैसे उदाहरण के लिए एक पेज का साइज है ना A3 के नाम से भी होता है, एक पेज के साइज का नाम A5 के नाम से भी होता है, उसके डायमेंशन अलग होते हैं सबके।
तो अगर आपके पास है ना, मान लो A4 साइज का पेपर है, ठीक है, यानी प्रिंटर के अंदर A4 साइज की शीट या पेपर लगी हुई है, और आप है ना प्रिंटर की सेटिंग में जाकर पेज का साइज A3 कर दो, तो A4 साइज के पेपर पर जब A3 वाला प्रिंट निकल के आएगा तो सही नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? A3 बेसिकली क्या होता है, A4 साइज से बड़ा पेपर होता है। अब मान लो आपका कंप्यूटर पे तो ये दिखा रहा होगा कि A3 पेपर साइज को देखते हुए हमने कंटेंट लिखा है, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो पेपर का साइज दिख रहा होगा या पेज का साइज, वो तो A3 का होगा। अब आप प्रिंट कमांड दे देंगे, प्रिंट किस पर निकलने जा रहा है, A4 पर, जबकि A3 क्या होता है, इससे बड़ा होता है पेपर। तो आपका जो कंटेंट है ना वो पेपर पर सही नहीं आएगा, कटा पटा सा निकल के आएगा। आप समझ में आया? तो ऐसे पेपर के और भी साइज के नाम होते हैं, बट अगर आप प्रिंटर के द्वारा अलग अलग साइज, पेपर साइज के प्रिंट निकालना चाहते हैं तो फिर उस साइज का पेपर यानी कागज आपके पास होना चाहिए। आप प्रिंटर में फिर A3 साइज का पेपर लगाइए तो प्रॉपर तरीके से निकल आएगा। तो देखिए A3 A4 नाम से भी पेपर का साइज होता है, एक B4 और B5 के नाम से भी पेपर का साइज होता है, जो जनरली जापान में यूज किया जाता है। जापान देश का नाम तो आपको पता ही है, वहां पर B4 या B5 नाम के पेपर के साइज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हमारे इंडिया में और कंट्रीज की तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बट हमारे इंडिया, भारत की हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जो इधर की आसपास की कंट्रीज हैं, इन सभी में A4 साइज का पेपर ही चलता है हर डॉक्यूमेंट के लिए, है ना। हो सकता है अमेरिका जैसे देश में भी A4 साइज की शीट ही इस्तेमाल में लाई जाती होगी किसी प्रिंट आउट के लिए, बट जापान देश में B4 या B5 नाम के पेपर का यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी पेपर के साइज के नाम होते हैं, जैसे लीगल के नाम से, स्टेटमेंट के नाम से, टैबलॉइड के नाम से, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के नाम से, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, लीगल, स्टेटमेंट, टैबलॉइड, एग्जीक्यूटिव। तो अगर आपसे पेपर में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके रिगार्डिंग, तो वो ऐसे ही पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा पेज का साइज नहीं है। तो ये आंसर आप तभी तो दे सकते हैं जब आपको सारे पेज के साइज के नाम पता हो। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो मैंने अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था वहां देखा ये क्वेश्चन। ऐसा पूछ लेता है कि जब आप प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंटर के द्वारा, तो आप अपनी मर्जी से है ना जितने पेपर या कागज निकालना चाहे निकाल सकते हो। जैसे कोई फाइल है उसमें टोटल 10 पेज हैं, तो आप है ना 10 के 10 पेजेस ना निकालकर कुछ ही पर्टिकुलर पेज निकाल सकते हो। हाँ, तो ये भी मेथड दे रखा होता है ना। तो इसको बेसिकली हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकालने हैं इसको समझ लीजिए। देखो, कई सारे तरीके हैं। या तो है ना, आप पहला तरीका तो ये है कि सारे पेजेस निकाल लो, यानी कि ऑल पेजेस। तो इसमें तो सारे के सारे जितने भी फाइल में पेज होंगे सारे प्रिंट आउट निकल आएंगे, है ना। मतलब एक फाइल में टोटल 10 पेज है तो 10 के 10 पेज निकल आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो एक रेंज दे सकते हो। अगर आप चाहें तो एक रेंज भी दे सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि आप ये कहते हो कि चौथे नंबर के पेज से लेकर 9th नंबर तक के पेज सारे निकल आए, तो ये भी ऑप्शन होता है आपके पास। तो इसमें ना मान लो किसी फाइल में 10 पेज हैं, तो इसमें ना पहला, दूसरा, तीसरा नहीं निकलेगा और 10वें नंबर का पेज नहीं निकलेगा अगर रेंज देते हैं तो। और अगर इसके बाद तीसरा मेथड है, दैट इज कस्टम पेज करने का। कस्टम पेज, इसका मतलब ये होता है कि आप खुद से बताओ कि कौन कौन से पेज प्रिंट आउट में चाहिए आपको। जैसे आपको केवल पहला वाला पेज प्रिंट आउट में चाहिए, इसके बाद 5वां चाहिए, इसके बाद 8वां चाहिए और इसके बाद 10वां पेज चाहिए, तो आप उनके बीच में कॉमा लगा सकते हैं। तो 10 पेज की अगर कोई फाइल है तो उसमें आपको केवल पहला, 5वां, 8वां और 10वां पेज निकालना है, तो भी प्रिंटर निकाल देता है। तो इसे कस्टमाइजेशन या कस्टम पेज के नाम से भी बोल देता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो लगभग लगभग है ना, मैंने जितनी भी प्रिंटर की सेटिंग्स होती हैं, जितने भी प्रिंटर के पॉइंट्स होते हैं, वो सारे आपको बता ही दिए हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर को। ठीक है, एक एक करके सारे प्रिंटर्स के बारे में बताता हूँ, आप सुनते जाइए, समझते जाइए, लिखना है लिखते जाइए। नहीं तो आपको PDF फाइल जो मैं दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर ये सारे पॉइंट लिखे हुए मिल जाएंगे। रब कर दो। देखो भाई, एक क्वेश्चन पूछा गया कि जितने भी प्रिंटर्स हैं
उनको अगर कैटेगराइज किया जाए तो कितनी कैटेगरी बनाई जा सकती है? तो आंसर था 2। यानी मोटा मोटा आप ऐसा समझ लो कि प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, केवल 2 प्रकार होते हैं। किसी लोकल राइटर की किताब में या लोकल राइटर की पीडीएफ में कोई और भी आंसर आपको देखने को मिल सकता है, बट स्टैंडर्ड आंसर यही है कि प्रिंटर केवल 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। कई बार हमने क्वेश्चन यहां तक भी देखा पेपर में कि बताओ इनमें से कौन सा इम्पैक्ट या कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या इनका कोई हिंदी नाम भी होता है? नहीं, कोई हिंदी नाम नहीं होता। जैसा अंग्रेजी में लिखा है वैसा ही हिंदी में पूछा जाएगा, बट इनका मीनिंग समझ सकते हैं। देखो, इम्पैक्ट का मतलब होता है बेटा प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। और पहले प्रभाव डालने को समझते हैं। देखो, सपोज दैट के ना मेरे पास है ना एक प्रिंटर है, उस प्रिंटर में ना कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग हो रही है, जैसे ये कागज है और ये वो प्रिंटिंग हेड है जिसमें इंक लगी हुई है। ये बात तो सभी को पता है, प्रिंटर के अंदर इंक डलती है जिससे प्रिंट निकलता है। तो ये कागज है, ये वो प्रिंटिंग हेड है जिसमें इंक लगी हुई है, ठीक है, ये डली हुई है। तो अगर प्रिंटिंग के टाइम पर ये प्रिंटिंग हेड कागज से टच करेगा और प्रिंट निकले, तब उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी आती है नॉन इम्पैक्ट वाली, यानी कि ये कागज है और ये प्रिंटिंग हेड है, जो प्रिंटिंग के टाइम पर दोनों आपस में टच नहीं करेंगे और प्रिंट निकल जाए, तो इसी को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहते हैं। बट बात ये आती है कि जब कागज पर टच ही नहीं होगा तो प्रिंट आएगा कैसे? तो उसका सिंपल सा आंसर है दूर से स्प्रे करके। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल आप देखते ही हैं, आजकल घरों में भी है ना विशेष प्रकार की एक पेंट या प्रिंटिंग वगैरह की जा रही है जिसमें मशीन से स्प्रे करके पेंट करते हैं। मैंने एक घर में कुछ दिनों पहले देखा था, उस पे दरवाजे या खिड़कियां जो थी उस पे ऐसे ही पेंट हो रहा था। और एक मशीन होगी जिसमें पाइप जुड़ा होगा पेंट की बाल्टी से, और फाइनली वो मशीन जैसी ऑन करेंगे तो उसमें स्प्रे निकलेगा, वो दरवाजों पर और खिड़कियों पे ऐसे स्प्रे करके पेंट करता जा रहा था। समझ में आ रहा है? यानी दोनों ही केसेस में पेंटिंग हो सकती है या प्रिंटिंग हो सकती है, एक तो टच करके भी और दूसरे दूर से स्प्रे करके भी, है ना। तो यहाँ बेसिकली वो सारे प्रिंटर्स होंगे जिसमें प्रिंटिंग के टाइम पर कागज फिजिकल टच में नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ होता है स्प्रेइंग ऑफ इंक, यानी कि दूर से इंक का छिड़काव किया जाएगा और इस तरीके से इंक का छिड़काव करेंगे ताकि प्रिंट पॉसिबल हो जाए, प्रिंट निकल के आ जाए। ठीक है जी। यहां पर है ना सीधे कागज को टच किया जाएगा, वहां दूर से इंक को फेंका जाएगा या स्प्रे किया जाएगा जिससे प्रिंट निकलेगा। तो अब कौन कौन से है ना प्रिंटर इम्पैक्ट में आते हैं, कौन से नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, ये देख लीजिए। देखो यहां सबसे पहला नाम लिखेंगे हम डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए बेटा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद लिख लीजिए बेटा लाइन प्रिंटर। इसके बाद लिखिए पेन बेस्ड प्लॉटर, और सबसे लास्ट में लिखिए दैट इज 3D प्रिंटर्स। ठीक है, ये वो प्रिंटर हैं जिनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। और यहां नाम लिखिए दैट इज थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डॉट सॉरी नेक्स्ट लिखिए इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। नेक्स्ट लिखिए लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ही तो आज के समय सबसे ज्यादा फेमस है ना। अगर आप मार्केट जाते हैं और किसी शॉप से प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के लेके आ रहे हैं तो वो लेजर प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट करके दे रहा होगा, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए यूवी प्रिंटर, और सबसे लास्ट में लिखिए बेटा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। तो ये है बेसिकली प्रिंटर की कैटेगरी जो मैंने आपको लिखवाई है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नोट कर लिया? अब देखो एक एक करके मैं सभी प्रिंटर्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना, लिखना है तो लिखते जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। देखिए डेजी व्हील प्रिंटर है ना दुनिया में सबसे पहला ऐसा प्रिंटर था जिसको कॉमर्शियल तरीके से इस्तेमाल में लाया गया।
कॉमर्शियल तरीके का मतलब होता है कि वाणिज्यिक रूप से किसी चीज का इस्तेमाल में लाया जाना, और वाणिज्यिक रूप का मतलब है कि किसी भी चीज का मार्केट में अवेलेबल होना जिसको खरीदा और बेचा जा रहा हो। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसे मार्केट से खरीद के लेके आना चाहूँ तो ला सकता हूँ, हाँ। आप लाना चाहें तो आप भी ला सकते हैं, वो लाना चाहें, ये लाना चाहें, कोई भी अगर मार्केट जाए और वहां ये मार्कर अगर पूछे शॉप पे और मिल रहा हो तो उसे खरीद सकता है, ला सकता है, यूज में ला सकता है ना। तो हम बोलेंगे कि इसका मार्कर का कॉमर्शलाइजेशन होना शुरू हो गया है, ये कॉमर्शियल हो गया है, जिसको चाहिए भैया पैसे दो, खरीद लो, यूज कर लो। तो सबसे पहला जो कॉमर्शियल प्रिंटर था वो यही था, डेजी व्हील प्रिंटर के नाम से। अभी है ना मैं इन सभी प्रिंटर की आपको लास्ट में इमेजेस भी दिखाऊंगा कि कैसे दिखते थे, पहले इनके बारे में सुन लीजिए। डेजी व्हील प्रिंटर का नाम है ना डेजी, मतलब पहला क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया ना कि दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियल प्रिंटर कौन सा था जो आम आदमियों को मिला, तो वो था डेजी व्हील प्रिंटर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें डेजी का मतलब क्या है। डेजी बेसिकली एक फूल का नाम होता है। अगर आपने फूल ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है या जाना है तो आपने, एक डेजी नाम का भी फूल होता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, वो ऐसा दिखाई देता है। तो इस फूल के जैसी है ना इसकी संरचना थी, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया डेजी व्हील प्रिंटर। बेसिकली यहाँ पर ये है क्या चीज, ये बेसिकली मेटल के कैरेक्टर्स होते थे। ऐसे समझ लो ये कोई पत्ती है और इसके यहाँ पर है ना अल्फाबेट लिखा होगा, जैसे यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, डी ई एफ जी ऐसे लिखे होते थे। तो इस व्हील में ना टोटल मिला के 96 कैरेक्टर्स होते थे, 96 कैरेक्टर। आप बोलेंगे सर ए बी सी डी तो केवल 26 होते हैं, तो 96 में क्या है। बेटा देखो, ए बी सी डी अगर आप लिखने जा रहे हो तो स्मॉल में भी होती हैं, कैपिटल में भी होते हैं, तो 52 तो यही हो गई। फिर इसके बाद है ना आपको नंबर्स भी लिखने होंगे 0 से लेके 9 तक। फिर इसके अलावा आपको है ना कैरेक्टर्स और भी टाइप करने होंगे, जैसे डॉट हो गया, कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया। तो ऐसे टोटल मिला के ना यहाँ पर टोटल 96 कैरेक्टर हुआ करते थे, है ना, इस व्हील में, जो कि कागज पर फिजिकल टच करते थे, चोट मारते थे, जिससे ना वो अक्षर या कैरेक्टर छप जाता था। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। आपने ना टाइप राइटर देखा है कभी, कोर्ट कचहरी वगैरह का कोई चक्कर लगा हो तो वहां पर टाइप राइटर आपने देखा होगा। तो जो टाइपिस्ट होता है ना, वो क्या करता है, जैसे कि किसी की या बटन को दबाता है तो एक मेटल का कैरेक्टर ना कागज पर टच करता है, टक, फिर वापस आ जाता है। फिर कोई की दबाएगा तो उसका कैरेक्टर कागज पर चोट मारेगा, फिर वापस आ जाता है। और उन कैरेक्टर पर लगी होती है इंक, वो कागज पर छपती जाती है ना। तो जिस तरीके से टाइप राइटर काम करता है सेम उसी तरीके से था, बट कंप्यूटर कमांड से चल रहा था बस। पूरी प्रिंटर फैमिली का सबसे स्लोएस्ट, सबसे धीमा प्रिंटर भी यही है। यानी ये व्हील घूमेगी, एक कैरेक्टर को टाइप कर देगी या प्रिंट कर देगी, फिर है ना आगे व्हील व्हील घूमती रहती थी। फिर जो कैरेक्टर टाइप करना, फिर वो कैरेक्टर टाइप होगा, फिर व्हील आगे घूमेगी। तो इस तरीके से बहुत धीमा, बहुत स्लो प्रोसेस हुआ करता था डेजी व्हील प्रिंटर के केस में। ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर की अगर स्पीड की हम बात करें तो इसे सीपीएस यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड में काउंट किया जाता है। मतलब ये कितने कैरेक्टर्स को एक सेकंड में प्रिंट कर रहा है, ये इसकी स्पीड है। एक बात और हम लिख सकते हैं या दिमाग में रखिएगा कि डेजी व्हील प्रिंटर है ना, जो प्रिंट करता है वो केवल और केवल कैरेक्टर को ही या टेक्स्ट को ही प्रिंट कर सकता है, कोई इमेज या ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात। तो यही कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर सबसे पहला कॉमर्शियल प्रिंटर था, सबसे स्लोएस्ट प्रिंटर है पूरी प्रिंटर फैमिली में। इसमें टोटल 96 कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के दौरान, और इसके द्वारा है ना केवल टेक्स्ट प्रिंटिंग हो सकती है, इमेज प्रिंट नहीं कर पाएगा। और इसकी स्पीड को सीपीएस में काउंट करते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड में। इसके बाद अगला प्रिंटर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या होता है भाई, देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना बेसिकली एक विशेष प्रकार का प्रिंटर है जिसमें मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, पिन मैट्रिक्स का। मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जब शुरुआत में आए थे ना तो इनके अंदर एक पिन मैट्रिक्स लगी हुई थी इस तरीके से, और उसमें टोटल मिला के 9 पिन हुआ करती थी बस। कितनी? 9 पिन। ऐसे समझ लो जैसे ये मार्कर है ना मेरे पास, तो इसे एक पिन मान लीजिए, पिन है ये। तो ऐसे ही इसके बराबर में या ऊपर नीचे टोटल मिला के 9 मार्कर हैं, 9 मार्कर्स। ठीक है। तो देखो इसमें प्रिंट कैसे होता है। जब आप है ना कोई प्रिंट कमांड देते हैं ना, तो उस केस में ये पिन को आगे की तरफ धकेला जाता है। और धकेलता कौन है? इनके पीछे एक हैमर नाम की डिवाइस लगी रहती है। हैमर यानी हथौड़ा। अब बिल्कुल वही हथौड़ा नहीं जो हमारे घरों में होता है,
एक छोटी सी डिवाइस होगी जिसे हैमर कहा जाता है। वो हैमर है ना, पिन को आगे की तरफ धकेलता है, ये पिन आगे की तरफ आएगी। अब यहाँ बीच में होता है एक कपड़ा, एक कपड़ा होता है क्लॉथ, जिसने इंक को सोख रखा होता है, इंक होती है उस कपड़े के अंदर। और फिर यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर होता है कागज, ठीक है ना। तो इधर से जैसी प्रिंट कमांड आपने दी इस प्रिंटर को, तो वो हैमर है ना पिन को आगे धकेलेगा, पिन है ना कपड़े के साथ कागज से टच कर जाती है और कागज पर एक डॉट बन जाएगी वहां पर। और ऐसे ही सारे कैरेक्टर डॉटेड 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 फॉर्म में आपको छपते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप समझ में आ गया। तो शुरुआत में जो मैट्रिक्स यहाँ इस्तेमाल की गई थी पिन की, वो 9 पिन्स थी, बट टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और इसको फिर 24 पिन वाला प्रिंटर बना दिया गया, या 24 पिन मैट्रिक्स वाला प्रिंटर कर दिया गया। आज के समय अगर कहीं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें 24 पिन वाली मैट्रिक्स इस्तेमाल में लाई जा रही होती है किसी अक्षर को छापने के लिए। ये प्रिंटर आज भी कहीं यूज होता है, हाँ। आपको ये प्रिंटर है ना रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर रखा हुआ मिल जाएगा। आपने देखा ना, आप बोले कि दिल्ली से बेंगलोर की टिकट बना दो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जाके, तो वो जो क्लर्क बैठा होता है वहां पर, वो कंप्यूटर से कमांड देगा, साइड में एक प्रिंटर रखा होता है, तो जैसे ही वो कमांड देगा वो प्रिंटर की जो रिबन होती है वो इधर उधर खिसकना शुरू कर देती है, खच 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 खच, ऐसे आवाज भी करती है। और एक टिकट है ना, कागज यानी ऊपर की तरफ निकलता हुआ आ रहा होगा, फिर उसे फाड़ के आपको दे देता है। तो वो जो प्रिंटर है ना उसी को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि ये प्रिंटर आवाज बहुत करता है, खच 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 खच। तो इसका मतलब ये भी है कि पूरी प्रिंटर फैमिली में सबसे ज्यादा शोर करने वाला और सबसे सस्ता प्रिंटर भी यही होता है। समझ में आई बात। सबसे ज्यादा शोर करने वाला और सबसे सस्ता प्रिंटर यही है। आपको ये प्रिंटर है ना पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाएगा। जब आप स्पीड पोस्ट कराने जाते हो तो स्पीड पोस्ट की एक रिसीट दी जाती है आपको, वो इसी प्रिंटर से छाप के देते हैं। LIC ऑफिस में चले जाओ कभी, वहां पर भी यही प्रिंटर रखे हुए मिल जाएंगे। पहले बैंकों में भी, सरकारी बैंकों में भी यही मिलते थे, बट आजकल है ना बैंक्स में लेजर प्रिंटर वगैरह हमें अब देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरा यहाँ पर कि जितने भी सरकारी संस्थान है उनमें अक्सर आपको यही वाला प्रिंटर देखने को मिलेगा, सबसे सस्ता जो होता है, ठीक है। और शोर करता है वो क्या हो, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। सरकारी डिपार्टमेंट में आप कहीं भी चले जाओ, शोर तो वैसे ही हो रहा होता है। तो जो लोगों का शोर हो रहा होता है वो ऐसे प्रिंटर के शोर को दबा देगा, सुनाई नहीं देगा। समझ में आ गई बात। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना जो प्रिंट निकालता है उसकी स्पीड को CPS में ही काउंट करते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड में, यानी एक सेकंड में कितने कैरेक्टर को इसने प्रिंट किया है। और इसके द्वारा केवल टेक्स्ट प्रिंट किया जा सकता है, अक्षर कैरेक्टर वगैरह कोई इमेज वगैरह प्रिंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन मैट्रिक्स होती है, 9 से लेके 9 पहले आती थी, अब 24 पिन की आती है। सबसे सस्ता और शोर करने वाला प्रिंटर है। इस प्रिंटर में हैमर जैसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं पिन को आगे धकेलने के लिए। CPS में स्पीड काउंट होती है और टेक्स्ट प्रिंट कर पाता है। इसके बाद आता है एक लाइन प्रिंटर। ये विशेष प्रकार का प्रिंटर है जिसके अंदर भी है ना 3 तरीके के प्रिंटर हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ड्रम प्रिंटर कौन सा होता है, या चेन प्रिंटर कौन सा होता है, या फिर बैंड प्रिंटर कौन सा होता है, तो ये तीनों है ना लाइन प्रिंटर की कैटेगरी होती हैं। अलग अलग जगह पर इन प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, चेन, बैंड और ड्रम प्रिंटर के नाम से। इस प्रिंटर की खासियत क्या है? इस प्रिंटर की खासियत ये है बेटा कि ये है ना पूरी एक लाइन को एक बार में प्रिंट कर देता है। मतलब अभी तक हमने 2 प्रिंटर देखे जिसमें तो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा था, ये पूरी की पूरी एक लाइन, एक मान लो सेंटेंस, वो पूरा ऐसे ही पूरा एक बार में प्रिंट कर देगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है लाइन प्रिंटर, ठीक है। एक बात और यहां पर ध्यान रखना कि ये जो लाइन प्रिंटर है ना ये कहाँ यूज होता है। ये जनरली बैंक्स वगैरह में यूज होता है, बैंकों में, जब बैंक के फाइनल स्टेटमेंट वगैरह निकाले जा रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बैंक अपने नॉलेज के लिए या RBI के लिए यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए स्टेटमेंट्स निकाल के रखती है कि उस बैंक ने कितना बिजनेस किया है पूरी साल में। अब ये स्टेटमेंट है ना मान लो मंथली भी निकाले जा सकते हैं, ये क्वार्टरली भी निकाले जा सकते हैं, या हाफ ईयरली या ईयरली भी निकाले जा सकते हैं। तो जब इन प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकल रहा होता है ना वो चलता ही रहता है, चाहे बैंक में भले ही ताला लग जाए, चाहे बैंक में भले ही बंद हो जाए, कल आगे बैंक खुलेगी, ये प्रिंटर अपना स्टेटमेंट निकालते रहते हैं, इनकी छपाई चलती रहती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली एक बंडल टाइप का लगाया जाता है कागज का,
वो कागज टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं होता है, वो कागज एकदम होता तो ऐसे तय बना के है, बट पूरा एक ही कागज होता है वो अलग बात है, बाद में आप कागज को टुकड़ों में तोड़ लो, बट होता एक ही कागज का पूरा बंडल है जो तय बन के ऐसे रखा रहता है। बस ये कागज है ना प्रिंटर में जाता रहेगा और दूसरी तरफ निकलता रहता है, छपाई होती रहती है। ये बात समझ में आ गई या नहीं? एक बच्चे ने लिखा है सर इम्पैक्ट प्रिंटर को वन वन करके नोट कराइए। जरूरत नहीं है, मैंने बताया तो, ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मेरी पीडीएफ फाइल में है, तो आप बस इतना लिख लो जितने मैंने बताए पॉइंट। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से प्रिंटर्स आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से प्रिंटर्स आते हैं। आप कोई ना कोई फोन या कंप्यूटर तो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे ना अभी, जिससे मेरी क्लास को देख रहे हो। तो बस उसी फोन में या कंप्यूटर में टेलीग्राम नाम का जो एप्लीकेशन है वो कर लीजिए, उस पर मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैं एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा ना तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा फिर। तो इसलिए ना आप केवल क्लास में जितना रेलेवेंट होगा उतना मैं लिखूंगा, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ है ना मैं पीडीएफ फाइल में दूंगा आपको, जितना जरूरी होगा वो लिख के भी बताऊंगा। बट इनके सारे एक एक पॉइंट लिखेंगे ना तो फिर 2-3 क्लास हो जाएंगी फिर। तो उससे बेहतर तो ये है ना कि मैं सभी पॉइंट्स को डिस्कस करता जा रहा हूँ, आपको एज इट इज लिखे हुए मिल जाएंगे सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट लिखा हुआ पीडीएफ फाइल में। आप उसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। आगे आ जाओ। तो फाइनली है ना हमें समझ में आ गया कि ये लाइन प्रिंटर कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है? इस लाइन प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट निकाला जाएगा उसमें क्या कोई इमेज प्रिंट हो सकती है? तो आंसर है नहीं, ये भी टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरी बात, लाइन प्रिंटर ही अकेला ऐसा प्रिंटर है जिसकी स्पीड यूनिट लाइन पर मिनट में काउंट की जाती है। अभी मैंने स्पीड यूनिट लिखी थी जिसमें एलपीएम एक नाम लिखा था, लाइन पर मिनट, वो अकेली यूनिट है लाइन प्रिंटर की। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज पेन बेस्ड प्लॉटर। ये क्या होता है? देखो, कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज प्लॉटर, प्लॉटर क्या चीज है, और एक ऑप्शन पे लिखा हुआ था प्रिंटर, वो सही आंसर था। तो प्लॉटर बेसिकली एक प्रिंटर ही होता है, प्रिंटर का एक टाइप है जो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। बट इसके आगे पेन बेस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें ना पेन जैसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए। उदाहरण बताऊं? बताता हूं। देखिए, अगर आप है ना कभी किसी बैनर वगैरह को प्रिंट होते हुए देखें, बैनर नहीं होते, होर्डिंग्स वगैरह जिन्हें कहा जाता है, रोड के किनारे लगे रहते हैं एडवर्टीजमेंट विज्ञापन के लिए, तो वो जो बैनर वगैरह प्रिंट किए जा रहे होते हैं जिस प्रिंटिंग मशीन के द्वारा, वो बेसिकली प्लॉटर कहलाती है। उसमें ना जहां से इंक निकल रही होगी ना, वहां ऐसे पेन जैसी डिवाइसेस होती हैं जिनसे इंक निकल रही होती है, वो फिर छपता जाता है उस पर, ठीक है? पेन बेस्ड प्लॉटर के केस में यह भी कहा जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग के लिए भी इस प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग क्या चीज होती है? जैसे मान लो कोई सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर्स का काम होता है ना जनरली कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना, जैसे बुर्ज खलीफा है, तो बुर्ज खलीफा का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा जिस कंपनी को बनाने के लिए, उनके सिविल इंजीनियर ने बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तैयार किया होगा। पहले सिविल इंजीनियर क्या करते थे? पेन पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए कागज पर ड्रॉ करते थे किसी बिल्डिंग को। आजकल वो जमाना गया, आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में ड्राइंग बनाने के लिए, है ना? तो कुछ विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कैड और कैम के नाम से, जिनको कई बार ऑटो कैड भी कह देते हैं या ऑटो कैम भी कहा जाता है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जिनकी मदद से इंजीनियरिंग ड्राइंग की जाती है या टेक्निकल ड्राइंग बनाई जाती है। इनकी फुल फॉर्म होते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है बेटा? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इनका फुल फॉर्म है। तो इनकी मदद से ना इंजीनियर्स क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में ड्राइंग बनाने के बाद तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ड्राइंग कागज पे भी तो आनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट साइट पर काम चल रहा होगा वहां पर हर समय कंप्यूटर ऑन करके लोग नहीं देख सकते हैं।
शीट या चार्ट के ऊपर देखेंगे कि क्या बनाना है हमको, है ना, या इंजीनियर बताता जाएगा देखो तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है ना। तो वहां पर बड़े बड़े चार्ट या शीट पर ड्राइंग चाहिए, तो एक विशेष प्रकार का प्रिंटर होता है जिसे प्लॉटर कहते हैं। उस प्लॉटर में ना पेन जैसी डिवाइस लगी होगी, तो वो ड्राइंग है ना बना देगा अपने आप शीट के ऊपर। आप कमांड दे दो पूरी ड्राइंग बना देगा। यानी जहां सिविल इंजीनियर को पेन पेंसिल लेके वो ड्राइंग बनानी पड़ रही थी, वो अब प्रिंटर बना देगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि टेक्निकल ड्राइंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा प्रिंटर यूज होता है, तो आंसर है प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर में ना वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी मशीनों को प्लॉटर कहा जाता है, जैसे कि बैनर बनाने वाली मशीन हो गई, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली मशीनें हो गई। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मशीन से आपके शरीर पर टैटू बनाया जाता है, उस टैटू बनाने वाली मशीन को भी प्लॉटर ही कहते हैं। आप कभी पूछना उस व्यक्ति से जो टैटू बना रहा हो, रोड पर बैठ के जो टैटू बनाते हैं ना, उनको तो क्या ही पता होगा। बट अगर आप किसी अच्छी शॉप पे जाना जहाँ टैटू बनाया जा रहा हो, उनसे पूछना भैया इस मशीन को क्या कहते हैं, अगर उसे पता होगा तो बता देगा भैया इसे प्लॉटर कहते हैं। टच करती है ना शरीर पर, पेन जैसी डिवाइस भी लगी होती है जिससे वो इंक डाल रहे होते हैं शरीर में, बॉडी में, तो इसलिए उसे प्लॉटर या पेन बेस्ड प्लॉटर कहा जाता है। ठीक, पेन बेस्ड प्लॉटर की कोई अपनी स्पीड यूनिट होती है? नहीं, इसकी कोई स्पीड यूनिट नहीं है। इसके द्वारा टेक्स्ट और इमेज दोनों ही प्रिंट किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर का मतलब है 3 डायमेंशन प्रिंटर। जिस तरीके से आप सिनेमा हॉल में मूवीज वगैरह देखने जाते हो 3D वाली, उसी तरीके से समझ लीजिए कि आपको एक प्रिंटर दिया गया है जो 3D प्रिंटिंग कर देगा। अब कई बार है ना हम कागज पर एक ऐसी प्रिंटिंग देख रहे होते हैं जो 3D जैसी दिख रही होती है, वो केवल एक भ्रम होता है, इल्यूजन। क्योंकि किसी कागज पर 3D हो ही नहीं सकता, क्योंकि कागज खुद ही 2D होता है नहीं भाई। अगर कागज की बात की जाए, पेपर की बात की जाए, तो हम उस पर कुछ भी बना दें, वो 3D कभी हो ही नहीं सकता। बस एक इल्यूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है जो 3D जैसा दिख रहा हो। जैसे इस बोर्ड के ऊपर ही मैं मान लो कोई ऐसी इमेज बना दूं जो आपको 3D जैसी दिख रही हो, तो वो एक भ्रम ही तो होगा, क्योंकि बोर्ड 2D तो होता है, केवल 2 डायमेंशनल। तो ये 3D प्रिंटर क्या चीज होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये विशेष प्रकार के प्रिंटर हैं जिनका इस्तेमाल स्कल्पचर यानी कि मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए किया जा रहा है आजकल। आजकल कुछ प्रिंटर ऐसे आ गए हैं जिसमें आपको एक क्ले या मिट्टी रखनी है, और उस प्रिंटर में ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही है ना कंप्यूटर से कमांड देंगे प्रिंटर को किसी मूर्ति वगैरह की, स्कल्पचर वगैरह की, तो कटर्स है ना उस मिट्टी को काटते जाएंगे और फाइनली एक मूर्ति बना के तैयार करके दे देंगे। तो उनको है ना 3D प्रिंटर के नाम से बोला जाता है। ठीक, तो ये हो गए आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ आते हैं अब। देखो जी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ना सबसे पहला नाम आता है हमारे सामने थर्मल प्रिंटर। इनका कोई हिंदी नाम नहीं होता, अगर हिंदी में भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये है ना एक विशेष प्रकार का प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट वाली कैटेगरी में। कैसे? आप बोलेंगे सर नॉन इम्पैक्ट में आपने यही तो बताया, स्प्रेइंग ऑफ इंक, यानी इंक का दूर से छिड़काव करना, है ना, तब जाके कागज पर प्रिंट निकल के आएगा। बट बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो थर्मल प्रिंटर है, इस प्रिंटर को जिंक प्रिंटर भी कहते हैं, और जिंक प्रिंटर का नाम मतलब होता है जीरो इंक। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की इंक ही इस्तेमाल नहीं होती। तो इसीलिए मैंने कहा कि नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में एक विशेष प्रकार का प्रिंटर है जिसमें इंक ही यूज नहीं होती। तो फिर प्रिंट कैसे निकलता है? तो बेसिकली होता क्या है, इस प्रिंटर के अंदर एक रोलर होता है, गोल गोल बेलन जैसा, उसके ऊपर कैरेक्टर छपे होते हैं, और इस प्रिंटर के अंदर एक विशेष प्रकार का कागज इस्तेमाल करते हैं जो जिसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, दो चीजें हैं। अब इस प्रिंटर को जैसे ही कमांड मिलती है ना, तो ये गर्म होना शुरू हो जाता है, और फिर जो कागज का रोल है ना, वो कागज का नहीं, जो रोल लगा हुआ है इसमें, रोलर, इसके ऊपर अक्षर छपे हुए हैं, वो और कागज दोनों बिल्कुल इतने पास से होकर गुजरते हैं, इतने पास से कि लगता तो ऐसा ही कि टच कर रहे हैं, जबकि टच नहीं कर रहे होते, गैप होता है उनके बीच में। बट गर्मी की वजह से जो कागज के ऊपर, कागज के अंदर जो कार्बन है ना, वो उभर के आ जाता है उस अक्षर के हिसाब से। जैसे अल्फाबेट ए है, तो ए वाला अल्फाबेट जैसे ही है ना जो रोलर के ऊपर बना हुआ है, वो कागज के जैसे ही पास से होकर निकलेगा ना, तो गर्मी की वजह से वो कागज में से कार्बन उतना उभर के आ जाएगा, तो कागज पे ए जैसा दिखना लगेगा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है ना इसमें इस्तेमाल में लाया जाता है थर्मल प्रिंटर के अंदर। मैं बता रहा हूं उन प्रिंटर की बात,
या उन प्रिंटर्स की बात कर रहा हूँ जो आपको पीओएस मशीन्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स। ये पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स कौन सी होती हैं पता है? जितनी भी बिलिंग मशीन है, जैसे आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाओ तो आपको बिलिंग काउंटर पे जो स्लिप दी जाती है कि भैया देखो इतना बिल पे करना है, वो जिस मशीन से है ना प्रिंट करके निकाली जा रही है रिसीट या स्लिप, वो थर्मल प्रिंटर होता है। आप किसी एटीएम मशीन में चले जाओ तो उसमें भी लास्ट में एक रिसीट निकल के आती है कि आपका रिमेनिंग बैलेंस इतना बचा हुआ है। तो एटीएम मशीन के अंदर भी जो प्रिंटर लगा हुआ है वो भी थर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है। तो जहां पर भी जिस जगह पे बिलिंग मशीन है, जैसे कि आप किसी बस में चले जाओ तो बस कंडक्टर के हाथ में जो मशीन होती है जिससे वो टिकट बना के देता है, वो भी तो एक बिलिंग मशीन है। तो जितने भी, या आपके घर में बिजली का बिल आजकल जो आ रहा होगा वो भी एक मशीन से निकाल के दे रहे हैं आजकल, हैंड टू हैंड मीटर को चेक करके। तो वो ये जितनी भी बिलिंग मशीन है इन सभी को थर्मल प्रिंटर मशीन के नाम से बोला जाता है। एक कॉमन नाम इस्तेमाल करते हैं पीओएस, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स। ठीक है। तो इनमें नोटिस किया आपने, हमेशा कागज ही बदला जाता है। कागज का रोल खत्म हो जाएगा तो कागज का रोल लगा देंगे, बट इनमें किसी भी प्रकार की इंक नहीं डालते हैं। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। थर्मल प्रिंटर के द्वारा केवल और केवल टेक्स्ट को प्रिंट किया जा सकता है, इमेज प्रिंट नहीं होगी। और इसकी स्पीड को सीपीएस यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड में काउंट करते हैं। अगला आता है बेटा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर है ना स्पेशली हाई क्वालिटी की इमेजेस या चित्र वगैरह प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी स्टूडियो में जाएंगे अपने पासपोर्ट साइज के फोटो वगैरह निकलवाने के लिए, तो जो शीट जिस पर पासपोर्ट साइज के फोटो निकल के आते हैं वो शीट भी है ना इंकजेट प्रिंटर से ही प्रिंट की जा रही होती है। समझ में आ गया? तो जनरली कहा जाता है कि हाई क्वालिटी के इमेजेस वगैरह आपको प्रिंट करने हैं तो इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल कीजिए। एक बात और बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर कि इंकजेट प्रिंटर से केवल इमेजेस प्रिंट नहीं होती, टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे कुछ लोग पता है, कुछ लोग मार्केट से इंकजेट प्रिंटर खरीद लाते हैं क्योंकि ये सस्ता आता है। ठीक है। तो इसे खरीद लाएंगे और इससे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट कर लेते हैं, जैसे कि कोई पीडीएफ फाइल प्रिंट करनी है, कोई दस्तावेज प्रिंट करना है तो वो भी कर लेते हैं। बट अगर आपके प्रिंट आउट बहुत ज्यादा हैं, प्रिंट बहुत निकालने हैं आपको, तब ये इंकजेट प्रिंटर है ना महंगा हो जाता है इंक के केस में। यानी ज्यादा प्रिंट आउट निकालते हो आप पूरे दिन में और इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसमें लॉस होगा। भले ही प्रिंटर की कॉस्ट कम होती है, जब मार्केट से खरीद के लाओगे तब सस्ता आएगा, बट जिसमें जो इंक डलती है वो महंगी पड़ जाएगी फिर आपको। इसलिए जो लोग ज्यादा प्रिंट आउट निकलवाते हैं या निकालते हैं वो लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी प्रिंटिंग सस्ती पड़ती है। तो बेटा इंकजेट प्रिंटर में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर है ना नोजल्स होते हैं, जैसे ये मान लो कि ये नोजल है जिसमें से इंक को कागज के ऊपर स्प्रे किया जाएगा, और इसमें एक लिक्विड इंक कैटरेज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी तरल पदार्थ वाली इंक का। ठीक है। एक कैटरेज या कंटेनर कह दो जिसमें लिक्विड तरल पदार्थ की इंक भरी होती है, वो इंक है ना पाइप के थ्रू पहुंचा दी जाती है नोजल में, और फिर ये नोजल से है ना कागज के ऊपर स्प्रे करते हैं इंक को, और इस तरीके से प्रिंट निकलता है। एक बात और ध्यान रखना कि इंकजेट प्रिंटर एक इकलौता ऐसा प्रिंटर है जिसकी प्रिंटिंग को वेट प्रिंटिंग यानी गीली प्रिंटिंग कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में इंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तरल पदार्थ इंक का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो इस प्रिंटर का इस्तेमाल है ना आप कर सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट वाली यानी काले रंग की प्रिंटिंग करने के लिए, नॉर्मल ब्लैक कलर से प्रिंट होके आ जाएगा। बट चाहे तो कलर प्रिंटिंग भी इससे की जा सकती है। ठीक है। अगर आप इंकजेट प्रिंटर से कलर प्रिंटिंग करना चाहते हैं तब आपको कलर इंक कैटरेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिसमें CYM के नाम के कलर्स आएंगे, प्राइमरी कलर्स। मतलब क्या है? यानी कि इंकजेट प्रिंटर में जो कंटेनर होगा इंक का उसमें 4 ही कलर होते हैं CYM के। मतलब सी का मतलब होता है सियान। सियान शब्द होता है बेसिकली समुद्री नीला रंग जो होता है। अगर आप किसी समंदर को देखते हैं उसमें जो नीला रंग दिख रहा है पानी का वो सियान कहलाता है। वाई का मतलब येलो यानी पीला। एम का मतलब मेजेंटा। मेजेंटा बेसिकली होता है पिंक रेड, यानी ना तो गुलाबी ना लाल, दोनों का मिश्रण पिंक रेड, मेजेंटा बोलते हैं उसे। और के का मतलब होता है यहाँ पर ब्लैक यानी कि काला। यही 4 कलर को मिला के लाखों कलर बना लिए जाते हैं इस प्रिंटर के अंदर, और फिर आपको प्रिंटेड कलर दिखाई देता या कलर प्रिंटिंग दिखाई देती है। ठीक है। इस प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट किया जाएगा वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है। और इस प्रिंटर की जो स्पीड है वो काउंट की जाती है पीपीएम में, यानी कि पेज पर मिनट में।
ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बच्चे ने लिखा है सर, इंक की रेंज कितनी तक होती है, मतलब समझा नहीं, रेंज क्या चीज होती है? इंक की रेंज कितनी तक होती है मतलब, नहीं समझ पा रहा हूँ। रेंज शब्द का मतलब क्या है? रेंज को तो हिंदी में दायरा कहते हैं। कितना दायरा होता है मतलब? चलो लिख देना क्या लिखना चाह रहे हो। अब अगला देखो, इसके बाद है ना एक और प्रिंटर आता है जिसको लेजर प्रिंटर कहते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि लेजर प्रिंटर पूरी प्रिंटर फैमिली में सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है आज की डेट में। सबसे तेज प्रिंट निकाल के दे रहा है ये। ठीक है, भले ही ये प्रिंटर थोड़ा महंगा आता है, यानी कि आप जब इसे खरीदने जाएंगे तो कॉस्टली पड़ेगा आपको, 10 12 15 20 हज़ार रुपए तक का आपको मिलेगा। बट इसकी जो प्रिंटिंग है वो सस्ती पड़ती है। मतलब अगर आप डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट निकालते हैं तो लेज़र प्रिंटर का ही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि लेज़र प्रिंटर के अंदर लेज़र का इस्तेमाल है ना किया जाता होगा प्रिंट करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। लेज़र एक टेक्नोलॉजी है जो अंदर यूज होती है प्रिंटिंग के टाइम पर, प्रिंटिंग मेथड के टाइम पर। वरना इस प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट किया जाएगा उसमें भी इंक का इस्तेमाल होता है। जैसे इंकजेट प्रिंटर में जो इंक हम लगा रहे यूज कर रहे थे वो तरल पदार्थ में थी, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ होती है पाउडर की फॉर्म में, एक काले ब्लैक कलर का पाउडर जैसा होता है, वो इसमें डाला जाता है। जब आप है ना इंक लेजर प्रिंटर को कभी खोल के देखेंगे तो एक इसमें पाइप जैसा मिलेगा आपको, पाइप लंबा सा, जिसको टोनर कैटरिज भी कहा जाता है, टोनर कैटरिज। और उसके अंदर इंक पाउडर जैसा भर देता है, फिर दोबारा लगा देता है, फिर प्रिंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है यूवी प्रिंटर। यूवी प्रिंटर का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर। अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर एक विशेष प्रकार का प्रिंटर है जिसमें मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज किया जा रहा होता है प्रिंटिंग के दौरान। ठीक है, जब प्रिंटिंग चल रही होती है। अच्छा, एक ये पॉइंट तो हमने बोला ही नहीं। लेजर प्रिंटर के केस में याद रखना कि इसकी स्पीड काउंट की जाती है पीपीएम में, यानी पेज पर मिनट में। और लेजर प्रिंटर टेक्स्ट और इमेज दोनों को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, अब आता है यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर। इसका इस्तेमाल जनरली इमेजेस वगैरह को या पोस्टर वगैरह को छापने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े पोस्टर वगैरह अगर आप छापने हैं उनमें जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी स्पीड या इसका है ना जो स्पीड तो ऐसे एज सच काउंट नहीं करते, मतलब ना तो एलपीएम पीपीएम और सीपीएस में नहीं काउंट करते। बाकी ये कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जनरली इमेजेस वगैरह को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फिर आता है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। ये भी एक विशेष प्रकार का प्रिंटर है जिसका इस्तेमाल क्लॉथ्स प्रिंटिंग में करते हैं, यानी कि कपड़ों की प्रिंटिंग में। क्लॉथ्स प्रिंटिंग, अगर आपने है ना कभी भी कपड़े पहने हैं जिन पर छपाई हो रही थी, यानी कि प्रिंटेड क्लॉथ्स, तो उसमें उस प्रिंटेड क्लॉथ को छापने के लिए या प्रिंट करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल में लाई जाती है उसको डाई सब्लिमेशन प्रिंटर के नाम से या प्रिंटिंग मशीन के नाम से बोल देते हैं। यहाँ पर भी यही वाले कलर इस्तेमाल करते हैं, CYM के। ठीक है, बाकी डाई शब्द का मतलब होता है इंक से, और सब्लिमेशन शब्द का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी ठोस चीज को सीधे गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सब्लिमेशन प्रोसेस, जिसमें ना हम किसी ठोस चीज को सीधे गैस में कन्वर्ट कर दें, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल रही, सीधे गैस में चली जाए, गैस बन जाए, तो उसको सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कपूर नहीं होता, कपूर ठोस होता है, कैम्फर, उसको जला दो तो गैस बन जाता, उड़ जाता है। और जैसे आइस क्यूब है, बर्फ ठोस होती है, और उसको गर्म करोगे तो पहले पानी बनेगा, फिर गर्म करोगे तब गैस बनेगी, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, है ना। तो ये एक प्रोसेस अपनाया जाता है इस प्रिंटर के अंदर, इसलिए इसका नाम है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। ठीक है भाई, तो आई होप सो कि सभी प्रिंटर्स के बारे में जानकारी मैंने दे दी। ये प्रिंटर वाला टॉपिक भी यहाँ पर खत्म होता है। बच्चे ने लिखा है सर पैसे, रेंज का मतलब पैसे, अच्छा ये मेरे को नहीं पता कितने की इंक कैटरिज वगैरह आती है, मेरे को नहीं पता। ये तो तब है ना जब आप खुद ये काम करते हो तो आपको आइडिया होगा, है ना। ये आपको जरूरत पड़ती है तो कभी आप लाए होंगे तो आपको पता होगा। अब ऐसे कौन सी चीज कितने प्राइस की आ रही है ये मेरे को थोड़ी पता है। वो तो ये ना प्रिंटर की मेरे को कोई जरूरत पड़ती हो, मैं जाता हूँ लेने तो मेरे को आइडिया रहेगा कि हाँ इतने की आती है, मेरे को आइडिया नहीं है। आपको चाहिए तो आप मार्केट में पता कर सकते हो जाकर के, है ना, इंकजेट प्रिंटर
या ये जो इनकी इंक वगैरह वो कितने की आती है। ठीक है, बस इतना बता सकता हूँ कि है ना, लेजर प्रिंटर आज की डेट में है ना सबसे महंगे प्रिंटर्स में से आते हैं। इन्हीं की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, कुछ विशेष प्रकार के प्रिंटर को छोड़कर। जैसे पेन बेस्ड प्लॉटर्स हैं जो बड़े बड़े बैनर को प्रिंट करते हैं, तो ये ज़्यादा महंगे होंगे। ये तो नॉर्मल कामों के लिए हो गए ना, ये तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। ये कपड़े छापने प्रिंट करने वाली मशीनें, बड़ी बड़ी मशीन, ये और महंगी होंगी। तो ऐसा मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ कि लेजर प्रिंटर महंगे आते हैं तो सब में महंगे होंगे। जो नॉर्मल कागज वगैरह को जो हम प्रिंट करते हैं ना, उनके केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके केस में लेजर प्रिंटर सबसे महंगा प्रिंटर भी है और सबसे फास्ट प्रिंटर भी है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कोई डाउट है तो फटाफट जल्दी से पूछो। मैंने अभी तक जो पढ़ाया उसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो पूछिए, या इससे हटके अगर कोई डाउट पूछना है तो भी पूछिए। अगली क्लास में ना हम स्टोरेज वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे ना। कंप्यूटर हार्डवेयर में एक लास्ट कैटेगरी और बची हुई है, स्टोरेज, यानी कि भंडारण युक्तियां, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ किसी का कोई डाउट है नहीं। एक बच्चे ने लिखा था, धीरज ने, सर यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम है, सिलेबस को एक बार देखकर एक्सप्लेन कर दीजिए। कर चुका हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में दी थी। मैंने उसी चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। प्रदीप जी ने लिखा है, सर जी आज ही एनरोल हुआ हूँ बीएसएफ एससीएम के खातिर, आशीर्वाद दीजिए। अरे भैया, आपका मोस्ट वेलकम। आपने बैच में एनरोलमेंट लिया यानी कि एडमिशन लिया, आप बस तैयारी करिए। ठीक है, मेरी प्रे, आशीर्वाद की जगह मैं प्रे बोलूंगा, मेरी प्रे आपके साथ हमेशा रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो जल्दी से जल्दी और आप कामयाब हो। ठीक है, ये हर एक टीचर की है ना, ये विश रहती है कि उससे जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो। तो मैं भी प्रे करूंगा भैया जल्दी से जल्दी है ना बीएसएफ में आपका सिलेक्शन हो। तैयारी करिए बस। ठीक है, तो आई थिंक अब किसी का कोई और डाउट नहीं है, तो आज के सेशन क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जाते जाते यही बोलूंगा कि अगर कभी भी आप कोई एमसीक्यू वगैरह पढ़ रहे हो और डाउट आए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हो, जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा। कोशिश कीजिएगा कि अपने बैच का नाम भी लिख कर भेजें जब आप मेरे से डाउट पूछें। और बस इतना ही। एक बच्चे का कमेंट हो रहा है, यूपीएससी सीडीएस का पेपर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आप एक काम कर लो, आप है ना, राकेश यादव सर ने शायद एक इंट्रोडक्शन क्लास बनाई है यूपीएससी सीडीएस को लेकर। ठीक है, या तो वो कैरियल एप्लीकेशन में मिल जाएगी, या फिर है ना राकेश यादव सर के जो चैनल है, राकेश यादव मैथ्स के नाम से, वहां पर मिल जाएगी। मैंने देखी है, सर ने बनाई है, तो उसको आप देख लेना, उसमें सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।